Welcome to this lecture on evolution of electronics engineering. इसको lecture नहीं बोलते, इसको हम लोग discussion बोल सकते हैं because whenever I take class in third semester, I always discuss with the students that how this electronics engineering has been evolved. इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, कैसे इसका ग्रोथ हुआ और इसके क्या पॉसिबल एप्लीकेशंस ओवर द ईयर्स डेवलप किए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ने. एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मुझे ये पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का के पीछे की जर्नी क्या है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स इवॉल्व हुआ है, ताकि जब मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ूँ आई हैव द क्रिस्टल क्लियर आइडिया इन माई माइंड कि मैं क्या पढ़ने जा रहा हूँ और उसके क्या इम्पोर्टेंस है और हम डे टू डे लाइफ में उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं. तो इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इवोल्यूशन हुआ ओवर द ईयर्स और कैसे उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस डेवलप हुए. हम जिस ब्रांच की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें जो टेलीकम्युनिकेशन पार्ट है वो इट इज़ नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. वॉट एवर वी लर्न इन इलेक्ट्रॉनिक्स, द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आर डायरेक्टली अप्लाई टू द टेलीकम्युनिकेशन. सो टेलीकम्युनिकेशन का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की ग्रोथ पे ही डिपेंडेंट है. जो कंपोनेंट्स डेवलप हुए ओवर द ईयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसी से ही टेलीकम्युनिकेशन को डेवलप किया गया. Okay, so let's move ahead and discuss other things. I always ask my students to have this habit of asking questions why, what and how. जो भी टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, हमेशा ये दिमाग में तीन चीज़ें रखिए कि आप उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है उस सब्जेक्ट में और कैसे आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं. ये सब्जेक्ट्स तक ही रिलेटेड नहीं है. वट एवर यू लर्न इन योर लाइफ ऑलवेज हैव दिस थ्री क्वेश्चंस, बिकॉज अगर ये तीनों क्वेश्चन का आइडिया आपके दिमाग में क्लियर है, इसके आंसर्स आपको क्लियर हैं, आपको समझ में आता है कि किस तरीके से फिर आगे अप्रोच करना है. ऐसे ही हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमने ऐसा नहीं कि सिलेबस है और हमने एडमिशन लिया तो ठीक है, वो तो क्यों का आंसर एक तरीके से हो जाता है, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पीछे की जर्नी क्या है, क्यों वो ऐसा इवोल्यूशन हुआ और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डेवलप हुई. वैसे ही हम उसको कैसे स्टडी करेंगे ये तो आपको धीरे धीरे समझ में ओवर द ईयर्स जर्नी में आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. लेट मी टेल यू इन ब्रीफ. Electronics comprises the physics, engineering, technology and applications that deal with the emission, flow and control of electrons in vacuum and matter. So basically if you summarize, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स. और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है वैक्यूम में, वैक्यूम वेयर द एयर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट. और ये हो सकता है किसी भी मीडियम में, जैसे सेमीकंडक्टर है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप उसने उसको मीडियम दिया वहाँ पे इसका फ्लो. तो उससे रिलेटेड जो भी साइंस है उसकी स्टडी को, उसके फिजिक्स की स्टडी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बोलते हैं. नाउ लेट अस कम टू द टेलीकम्युनिकेशन. व्हाट इज टेलीकम्युनिकेशन? टेली स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस. Okay, so when you are communicating with distance, like I am doing with you, okay, so it is a medium of telecommunication. I am not directly talking to you. If you are present in my class, अगर आप directly physically present होते हैं मेरी क्लास में, and then if I talk to you, that is known as the communication between you and me. But due to this COVID situation, we are not directly communicating with each other. तो हम लोग किसका सहारा ले रहे हैं? दूसरे टूल्स का सहारा ले रहे हैं. तो जब आप टूल्स की बात करते हैं तो उसको किसी दूसरे मीडियम के थ्रू आपको ट्रांसमिट करना पड़ता है. वो मीडियम जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी हो सकती है, वो वायरलेस हो सकता है, वो वायर्ड हो सकता है. अभी हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि ये एक्सचेंज है साइंस का, सिग्नल का, मैसेज का, वर्ड्स का, राइटिंग्स का, इमेजेस का, साउंड्स का, एनीथिंग वी वांट टू कम्युनिकेट by wire or radio or optical or other electromagnetic systems. So I have explained this two things in brief, and जैसे जैसे आप लोग आगे सेमेस्टर्स में जाते जाएंगे और आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी. यस, इलेक्ट्रिसिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मदर ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल जो है वो किलोवाट्स, किलो वोल्ट्स इसमें डील करता है. और जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो हम माइक्रो एम्पियर्स, माइक्रो वोल्ट्स की बात करते हैं. तो बेसिकली हमने किलोवाट, किलो वोल्ट्स और किलो एम्पियर को
रिड्यूस कर दिया है और हम मिली एम्पियर मिली वोल्ट्स पे आ गए हैं, क्योंकि हम जिस डिवाइसेस पे काम करते हैं वो बेसिकली डीसी पे काम करता है। डीसी इज दी सोर्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो एसी प्रोसेस नहीं कर सकता, देयर इज अ डिफरेंस, लेट मी टेल यू। एसी को प्रोसेस करना अलग चीज होता है और उसका सोर्स होना दूसरी चीज होती है। जब हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करते हैं या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करते हैं तो उनको सप्लाई भी एसी चाहिए और वो एसी पे ऑपरेट भी करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं उनकी जो सप्लाई होती है, मतलब उनका जो खाना होता है, जो उनका सोर्स होता है, वो हमेशा डीसी होगा, ठीक है। आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है वो क्या करता है, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई है उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और वो डीसी आपके मोबाइल को चार्ज करती है। अगर डायरेक्टली आपने एसी से आपके मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश की तो आपका मोबाइल बस्ट हो जाएगा। ऐसा ही आपके लैपटॉप के साथ भी है। तो वॉट एवर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वी हैव इन आवर लाइव्स दैट ऑपरेट्स ऑन डीसी डायरेक्ट करंट, नॉट ऑन ऑल्टरनेटिव करंट, हम एसी को डीसी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन से इन सारी चीज़ों की शुरुआत होती है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं सामने, ये थालेस नाम का एक रिसर्चर था जिसको वन ऑफ द अर्लीस्ट रिसर्चर माना जाता है जिसने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन करने में हेल्प की। बट इनिशियल कंसेप्शन क्या था इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों कैसे लोगों को ये समझ में आया कि कोई इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये दोनों पिक्चर आपके लिए फेमिलियर हैं। क्या आपको याद है कि ये लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है क्या बता रहा है? तो जब हम स्कूल में हुआ करते थे हम लोग देखते थे कि जब भी हम रब करते हैं किसी कॉम को, कंघी को, या फिर एक चेयर पे एक लड़का बैठा हुआ है और पीछे से वहाँ पे एक टॉवेल से एक दूसरा लड़का जो हिट कर रहा है उस चेयर को, प्लास्टिक चेयर को, सो इट जनरेट्स स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी वजह से हमको वो एक चार्ज महसूस होता है, एक चार्ज फील होता है। तो वो आपके कागज को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इट कैन अट्रैक्ट एनीथिंग। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट था, यही इनिशियल कंसेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन के पहले, ठीक है। लोगों ने ऐसे ही इसको सोचना चालू किया था। इसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पे, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन को जाता है इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन का जो क्रेडिट है। और ये 16th सेंचुरी से ये जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है ज़्यादा। पिछला जो फिगर था वो 13th सेंचुरी का था। और 18th सेंचुरी में जाते जाते जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक्सटेंसिवली उन्होंने रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बट शुरू के जो 400-500 साल थे, 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी, पीपल हैव दिस कंसेप्शन क्लियर इन देयर माइंड कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी होती है? पॉजिटिव। ये किसका कन्वेंशन था? 18th सेंचुरी के पहले जितने भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हुए, लोगों ने मान लिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण होती है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव मानते थे इलेक्ट्रिसिटी को, जब तक इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अभी जो हम जिस करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट की बात करते हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और हम ये बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के कारण करंट का फ्लो होता है। बट 18th सेंचुरी के पहले ऐसा नहीं माना जाता था। उन्होंने ये माना था, ये कंसेप्शन था सारे साइंटिस्ट के बीच में कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के कारण होती है। वो पॉजिटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तब तक खोज नहीं हुई थी, उसका इन्वेंशन तब तक नहीं हुआ था, ओके। इसके बाद माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट आता है 19th सेंचुरी में, एंड ही डेवलप्ड द कैथोड रे ट्यूब। आपके राइट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, वो है कैथोड रे ट्यूब। उसमें कैथोड है, एक एनोड है, अंदर एक वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, हाई वोल्टेज सप्लाई आप बाहर से दे रहे हैं, और ये जो बीम आपको रेड कलर की दिख रही है उसका जो फ्लो है वो कैथोड से एनोड की तरफ है। तो कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। अब नेगेटिव हमारा जो इलेक्ट्रोड है उससे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं इसका मतलब उसका नेचर कैसा है? नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। So by this experiment, by this cathode ray tube experiment, Michael Faraday has discovered कि जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते। और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के कारण ही करंट का फ्लो होता है। और इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी इन्वेंट किया गया जो हम लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19।
यस, यू रिमेंबर दिस, ओके। और ये हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ भी करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो इन चीज़ों का जो है इनकी जो डिस्कवरी है वो बाद में हुई। बट माइकल फैराडे ने बताया कि जो चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं, और उन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका फ्लो होता है। तो अब एक्चुअली हो गए दो कन्वेंशन। कन्वेंशनल करंट हम क्या मान के चले आ रहे थे कि वो होते हैं पॉजिटिव। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैंने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने लिखा हुआ है कन्वेंशनल करंट, और राइट हैंड साइड पे मैं शो कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन करंट। और आप देखेंगे दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, 18वीं सेंचुरी के पहले लोग, जब तक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, लोगों ने ये कंसेप्चुलाइज कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था अक्रॉस द ग्लोब कि जो करंट है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और वो क्योंकि वो पॉजिटिव है इसलिए उसका फ्लो नेगेटिव से किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ओके। क्योंकि लेकिन एक्चुअली करंट क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ, वो होता है नेगेटिव इन नेचर। तो वो किसकी तरफ फ्लो होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है। तो इस तरीके से जो फ्लो का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन करंट हमेशा अपोज करता है किसके डायरेक्शन को, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन। ये जो दोनों डायरेक्शन है वो आपस में कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते, ठीक है। तो एक नई थ्योरी है, शायद इससे पहले आप लोगों ने इस तरीके का डिस्कशन या नहीं किया है क्योंकि इसकी ज़रूरत कभी पड़ी नहीं। बट आप जब हम लोग आगे जाएंगे, आप लोग इस सेमेस्टर में और आगे बढ़ेंगे, तब आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें आप ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन करंट और कन्वेंशनल करंट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ओके। थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेवलप हुआ उसके बाद लोगों ने ये देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स लोगों ने इन्वेंट किया। तो वैक्यूम ट्यूब्स जब लोगों ने इन्वेंट किया, तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर भी बिल्कुल कैथोड और एनोड होता था, और उसके थ्रू लोग जो हैं इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करते थे, चार्ज पार्टिकल्स को जनरेट करते थे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए काम आता था। तो वैक्यूम ट्यूब्स वाज द अर्लियर इन्वेंशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपकी हेल्प करता था बहुत सारी चीज़ों में। किन सारी चीज़ों में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि वैक्यूम ट्यूब जो है वो शुरू में जो इन्वेंशन हुए उसमें वैक्यूम ट्यूब्स ही आपके अर्लियर डायोड थे। अभी हम सेमीकंडक्टर डायोड में नहीं आए हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, वैक्यूम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं। उसके अंदर कैथोड और एनोड होता है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, ठीक है। ये बात है 19वीं सेंचुरी की, 19वीं सेंचुरी के 18 से 19वीं सेंचुरी के बीच में हम लोगों ने वैक्यूम ट्यूब, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वी हैव इन्वेंटेड द वैक्यूम ट्यूब्स। इसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स को थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया और ट्रायोड बनाया गया। अब ये जो ट्रायोड है वो वैक्यूम ट्यूब वाला ट्रायोड है। इसमें आप देख रहे हो कैथोड है, राइट हैंड साइड में देखो एनोड है, और बीच में यू कैन सी देयर इज अ कंट्रोल ग्रिड, जो रेड कलर का एक जो वाइंडिंग आपको दिख रही है, जो स्पेंडल है उसके ऊपर वाइंडिंग की गई कंट्रोल ग्रिड की। अब एक कंट्रोल ग्रिड ही मेरा थर्ड एलिमेंट है। तो कैथोड और एनोड, इसको हम डायोड बोल रहे थे, बीच में आपने एक थर्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसको आप क्या बोलते हैं, कंट्रोल ग्रिड। और इस कंट्रोल ग्रिड की हेल्प से कैथोड और एनोड के बीच में आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग एलिमेंट आ गया, पहले कोई कंट्रोलिंग एलिमेंट था नहीं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, डेवलपमेंट होता गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, वैसे वैसे लोगों ने ये सीखना चालू किया, ये एप्लीकेशन में लाना चालू किया कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करें। तो ट्रायोड उसकी जर्नी में एक हिस्सा था उसका। आपको ये फिगर, ये पिक्चर याद है, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, देन वी यूज्ड टू टेल बाय आवर टीचर्स कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के साइज जो है वो कमरे के साइज के होते थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स। तो देख सकते हैं आप, ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए वो आपको एक दिख रहा होगा, एक बंदा जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो उसकी साइजेस क्या हैं मशीन्स की। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ऐसे ही होते थे, इनको ऑपरेट करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत होती थी, और ये वैक्यूम ट्यूब और ट्रायोड से ही बने होते थे, जो हमने पिछले 2-3 स्लाइड्स में देखा। तो इनका जो बेसिक मैकेनिज्म है उसमें वैक्यूम ट्यूब और ट्रायोड ही हैं जिसके थ्रू हमने इस मशीन को बनाया होगा। दिस वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। स्लोली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, लोगों ने सेमीकंडक्टर की खोज की, ठीक है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल, ये सब आप लोग पढ़ेंगे दूसरे सब्जेक्ट में, वो मेरा टॉपिक नहीं है। बस मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का इवोल्यूशन हुआ है। सेमीकंडक्टर डायोड का इन्वेंशन इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने देखा कि जो वैक्यूम ट्यूब हैं उनके साइज बहुत बड़े हैं, बहुत बल्की हैं, बहुत पावर कंज्यूमिंग है।
और उनके थ्रू जितनी भी मशीन्स बनेंगी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, वो हैवी ही बनने वाली है और उसमें भी पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत है। So these are the disadvantages of vacuum tubes which led the development of semiconductor diodes। और जब हम semiconductor diode की बात करते हैं तो अब हम साइज को क्या कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। हम लोग साइज को छोटा बना रहे हैं। छोटा बनाने से क्या होगा कि आप एक पर्टिकुलर साइज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ी देर बाद में आता हूँ कि ये साइजिंग का क्या कंसेप्ट है। सेमीकंडक्टर डायोड, अगेन एनोड एंड कैथोड, ये आप लोग इससे फेमिलियर हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी आप लोग इसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो इन्वेंशन होता है वो होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बना है 23 दिसंबर 1947। 3 साइंटिस्ट्स हैव डेवलप्ड दिस बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो इसमें एमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। एमीटर और कलेक्टर तो पहले भी था। ये जो डायोड है ना, आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक आपका जो है वो एमीटर है और दूसरा कलेक्टर है। ऐसा आप कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है, बट आप एक समझ सकते हैं कि एक जो है एमीटर है और दूसरा क्या है, कलेक्टर है। तो एक तीसरे एलिमेंट की क्या जरूरत थी, बेस की। जैसे मैंने आपको ट्रायोड के केस में बताया था कि आपके पास तो डायोड पहले ही अवेलेबल है, बीच में आप उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आप जो है वो करा रहे हैं, बट बीच में अगर एक थर्ड एलिमेंट मिल जाए आपको, जिसको हम बेस बोलते हैं, उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आप चाहते हैं जो एमिटर से फ्लो हो और कलेक्टर की तरफ जाए। ठीक है, तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हमको एक तीसरा एलिमेंट मिला है, वो है बेस। और बेस कंट्रोल करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन या होल्स, अगर वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो होल का मूवमेंट होगा, और अगर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन का फ्लो चाहते हैं जो एमीटर से आपको कलेक्टर की तरफ मिले, तो बीच में जो बेस है वो मेरे लिए कंट्रोल का काम करता है। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था और इसने पूरा हिस्ट्री ही चेंज कर दी इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट की। एक नया रिवॉल्यूशन लाया इलेक्ट्रॉनिक्स के डेवलपमेंट में बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन ने, और इसके तीनों साइंटिस्ट जो इन्होंने इन्वेंट किया था, इसको उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, नाउ द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, बीजेटी के भी लोगों ने डिसएडवांटेजेस निकाल लिए कि भाई बीजेटी के क्या डिसएडवांटेज है और हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे 1954 के आते आते लोगों ने फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स को डेवलप कर लिया। अब ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होते हैं और वो कैसे बीजेटी से डिफरेंट होते हैं, इसको आप लोग पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट में। मेरा बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की सुपीरियॉरिटी है बीजेटी के ऊपर, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे एप्लीकेशंस को बाद में सब्स्टिट्यूट कर दिया, बाद में वो रिप्लेस कर दिया जहाँ जहाँ पे भी बीजेटी यूज होते थे। ओके, और ये दो कैटेगरी में होते हैं, JFET एंड MOSFET। उसमें PMOS होता है, NMOS होता है, ये सब आप लोग पढ़ने वाले। ओके, नाउ PMOS और NMOS दोनों को मैंने मिला दिया 1956 के आते आते और बना दिया एक CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो ये आपको NMOS भी दिख रहा है और आपको PMOS भी दिख रहा है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया और बना दिया एक CMOS। और CMOS से ही IC की जर्नी स्टार्ट होती है, एक्चुअल IC की जर्नी स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं है कि IC जो है, दिस इज IC इंटीग्रेटेड सर्किट। जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को कंबाइन कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको हम बोलते हैं IC। अब ऐसा नहीं है कि IC सिर्फ PMOS से नहीं बन सकते थे या सिर्फ NMOS से नहीं बन सकते थे, लेकिन PMOS और NMOS के डिसएडवांटेजेस को दूर करके दोनों के एडवांटेजेस को क्लब किया गया है CMOS में। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जैसे CMOS का डेवलपमेंट हुआ, एक्चुअल IC की जर्नी स्टार्ट होती है। ओके, सो जैसे ही IC की जर्नी स्टार्ट हुई, नए एप्लीकेशंस बनने लगे, लोग माइक्रो प्रोसेसर की तरफ अट्रैक्ट हुए। और माइक्रो प्रोसेसर में मैंने आपको चारों डायग्राम दिखाने की कोशिश की IC का, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3 एंड Pentium 4। कोई Pentium 5 नाम का प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाया। Pentium 4 was the last processor which was developed by the scientists। और Pentium 4 जो है वो 64 बिट का होता है। अब ये 64 बिट क्या है, 8 बिट क्या है, 16 बिट क्या है, ये भी आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए कि 64 बिट का मतलब उसकी कैपेसिटी एट अ टाइम, एट अ सिंगल टाइम कितने बिट का डेटा वो प्रोसेस कर सकता है, वो है Pentium 4। अब आप बोलेंगे सर कि Pentium 4 के बाद क्या उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? तो आप जितने भी प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं, आपने सुना होगा डुअल कोर के बारे में, कोर टू डुओ के बारे में, देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट द क्वाड कोर प्रोसेसर्स, देन यू माइट हैव हर्ड अबाउट द ऑक्टा कोर प्रोसेसर। सो नाउ द प्रोसेसर विच आर
currently available in the market. कौन से processors currently available है? i3, i5, i7, these are the processors which are currently available. सब के सब ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स है. क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट ये कर रहे हैं कि भाई मैं बिट की कैपेसिटी तो बढ़ा नहीं पा रहा हूँ. पेंटियम 464 बिट का है, मैं पेंटियम 5 अगर बनाता तो इट वुड हैव बीन ऑफ 128 बिट. बट क्योंकि वो नहीं हो पाया तो हमने क्या कर दिया, कोर की रेप्लिका बनाना चालू कर दिया. मैंने 2 64 बिट के प्रोसेसर लगा दिए, मैंने 4 64 बिट के प्रोसेसर लगा दिए, मैंने 8 64 बिट के प्रोसेसर लगा दिए. तो मैं कोर की रेप्लिका बना रहा हूँ और रेप्लिका बना के उनके एप्लीकेशंस को डेडिकेट करते जा रहा हूँ. जैसे आपको पहले याद होगा कि पहले कोई ग्राफिक्स प्रोसेसर, बहुत पहले, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, कोई ग्राफिक्स प्रोसेसर डेडिकेटेड नहीं हुआ करता था. ग्राफिक्स प्रोसेसर आपको हेल्प करता है आपकी वीडियो एनहेंसमेंट की क्वालिटी के लिए, आपकी गेमिंग क्वालिटी के लिए. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में हम ग्राफिक्स प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं. तो डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर का काम ही वही है कि वो सिर्फ वीडियो क्वालिटी और ग्राफिक्स क्वालिटी और आपके गेमिंग क्वालिटी की तरफ ध्यान दें. उसका ध्यान ये नहीं है कि विंडोज़ कैसे ऑपरेट कर रहा है या इंटरनेट कैसे चल रहा है, उसके लिए अलग प्रोसेसर. तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोसेसर्स को आपने एक कोर के ऊपर लाया और उसको अलग अलग आपने उसके टास्क डिवाइड कर दीजिए, मल्टीपल टास्किंग कर दिया आपने, ताकि आप एप्लीकेशंस की स्पीड को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें. सो बाय ईदर वे, क्योंकि हम हाई कैपेसिटी का प्रोसेसर नहीं बना पा रहे थे, पेंटियम 5 की तरफ नहीं जा पा रहे थे, तो हमने कोर बनाना स्टार्ट कर दिया. So this is how processors journey have evolved. ऐसे ही फिर माइक्रो कंट्रोलर नाम का एक आईसी आप लोग पढ़ने वाले हैं. माइक्रो कंट्रोलर है थोड़ा सा अगेन एडवांसमेंट ऑफ प्रोसेसर. एडवांसमेंट इसलिए भी क्योंकि ये डेडिकेटेड एप्लीकेशंस के लिए काम करता है. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ. आप इतना समझ लीजिए कि जब हम सिस्टम की बात करते हैं, किसी बड़े प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहाँ पे प्रोसेसर काम आता है. जब हम किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक चीज़ों की बात करते हैं, जैसे रोबोटिक्स है, ठीक है, जहाँ पे आपको आर्म कंट्रोल करना है, हेड कंट्रोल करना है, वहाँ पे आपको कंट्रोलर काम आता है. और आप देखते होंगे, आपने सुना होगा आर्डिनो के बारे में, रास्पबेरी पाई के बारे में. तो ये सारे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन चीज़ों को करते हैं. तो जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इस जर्नी में, आपको ये भी सीखने को मिलेगा. ओके, सो वॉट एवर आई डिस्कस्ड इन ब्रीफ. अब मैंने बहुत डिटेल में आपसे ये डिस्कशन नहीं किया क्योंकि इसकी तो डिस्कशन की कोई लिमिट नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के डिस्कशन की. हम जो भी डिस्कशन किया उसमें हमने ये देखा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी से हम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से हम उसके एप्लीकेशंस की तरफ आए. टेलीकम्युनिकेशन की भी अपनी एक जर्नी है, बट टेलीकम्युनिकेशन की जर्नी में जितने भी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो टेलीविजन का डेवलपमेंट हो, चाहे वो वायरलेस का डेवलपमेंट हो, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशन हो, तो उसमें 1G 2G 3G 4G, अब हम 5G की बात कर रहे हैं. तो ये सारा जो डेवलपमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के डेवलपमेंट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है. अगर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डेवलप नहीं होते तो टेलीकम्युनिकेशन पार्ट भी उतना डेवलप नहीं हो पाता. और 19वीं सेंचुरी में जब इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा डेवलप होने लग गया था, सेमीकंडक्टर डायोड्स बनने लग गए थे, तो लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1914 टू 1920 के दौरान पहली बार रेडियो कम्युनिकेशन का यूज़ करना स्टार्ट किया था. तो रशिया ने, ब्रिटेन ने उस समय पे, यूएस ने उस समय पे यूज़ किया था इस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली टेक्नोलॉजी होती थी. ज़्यादा दूर तक उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था. फिर धीरे धीरे 1930 के आते आते ब्रिटेन में और यूएस में लोगों ने टीवी के बारे में भी सोचना चालू किया, उसका भी इन्वेंशन कर लिया. हालांकि इंडिया में तो ये 1970s में आए हैं, बट इन यूएस एंड ब्रिटेन आप देखेंगे टेलीविजन टेक्नोलॉजी 1930s में ही आ चुकी थी. सो इस तरीके से धीरे धीरे टेलीकम्युनिकेशन की जर्नी भी बढ़ने लगी. फिर हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन की तरफ आ गए 1950s के बाद. ठीक है, जो जर्नी आपको आज देखने को मिलती है. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन किस तरीके से ग्रोथ हुई है उसकी, और उसके पीछे का क्या साइंस है, इन चीज़ों को हमने इस क्लास में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस डिस्कशन में डिस्कस किया है. आई होप आपको ये पसंद आया होगा. आप अपने जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए उन लोगों से भी जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके दूसरे कॉलेजेस में भी हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी उनके लिए यूज़फुल है, तो यू कैन शेयर इट ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.